Hare Krishna, my dear students, and welcome again to our channel Zenduka Learnings. आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम क्लियर किया है, इधर बोथ ग्रुप या कोई एक ग्रुप, और अब उनके दिल में दिमाग में एक ही टेंशन है, उनका जो दिल धक धक कर रहा है वो कर रहा है आर्टिकलशिप को लेकर। तो आर्टिकलशिप कहाँ से करनी चाहिए, क्या ध्यान में रखना चाहिए, वो सारी बातें मैंने पिछले अपने एक वीडियो में कही थी। और आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जब आप आर्टिकलशिप के लिए जाएंगे तो डेफिनेटली पहले किसी भी ऑफिस में, फर्म में आपका इंटरव्यू होगा, वो आपसे कुछ सवालात करेंगे वहां पर। तो वो इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी, मैं उसकी बात करूंगा। तो इंटरव्यू के पहले क्या करना है, इंटरव्यू के दौरान क्या करना है, इंटरव्यू के लिए वहां कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कौन से टॉपिक्स हैं, वो सभी मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहली बात, सबसे पहली स्टेप तो ये है कि आपको अपना रिज्यूम बनाना है। अपने बारे में आपको सारी बातें उसमें लिख देनी है। सीवी जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट बना चुके हैं, तो बना भी लिया है, नहीं बनाया तो बनाएंगे जैसे मैं कह रहा हूं, और बना लिया है तो चेक करेंगे क्या आपने ऐसा ही सीवी अपना बनाया है। पहली बात तो वो बिल्कुल क्लियर एंड कंसाइज होना चाहिए, बिल्कुल समराइज्ड फॉर्म में आपका सीवी होना चाहिए। आपको अभी कोई बहुत बड़ा सीवी नहीं बनाना है, आप कोई बड़े अभी सीईओ सीएफओ नहीं बन गए हो, ठीक है ना। तो एक बहुत ही समराइज्ड सीवी आपका होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली अभी इस स्टेज पर आपके अचीवमेंट भी बहुत कम है। तो इस कहने का मतलब है सीवी में कोई फालतू बातें नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल ट्रुथफुल और ऑथेंटिक होना चाहिए, बिल्कुल उसमें सच लिखा हुआ होना चाहिए। नहीं तो कई लोग मजे मजे में हॉबीज लिख देते, सिंगिंग, डांसिंग, तो वहां पे उन्होंने पूछ लिया गाना गा के दिखाओ, या आपने बोल दिया कि मुझे मेरी एक्सपर्टाइज अकाउंटिंग में, तो कोई एक्सपर्ट नॉलेज का क्वेश्चन पूछ लिया। ऐसे ज्यादा नेता नहीं बनना वहां पर अपने को, बिल्कुल ट्रुथफुल एंड ऑथेंटिक एक जनरल सीवी बनाए। अपने बारे में बहुत ज्यादा अपने आप को बड़ा बताने की कोई जरूरत नहीं है, पहली बात है ना। और वो क्लियर और कंसाइज होना चाहिए, शॉर्ट में होना चाहिए। आपका अगर किसी भी फील्ड में कोई रेलेवेंट एक्सपीरियंस कभी हो, आपने कभी किसी जगह पे, वैसे तो नहीं किया होगा अभी तक, तो आप पढ़ाई कर रहे थे, पर फिर भी आपने कोई काम किया, तो आप कई लोग जॉब भी करते हैं पढ़ाई के साथ साथ, परिस्थिति अपनी अलग अलग होती है सबकी। तो रेलेवेंट कोई भी एक्सपीरियंस हो आपके जीवन का, तो वो आपको उसमें मेंशन करना चाहिए, सच, ठीक है। ऐसी कोई नया कोई अपने मन से एक्सपीरियंस मत बना देना। और आप डेफिनेटली उसमें सिर्फ आपकी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और आपके बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो तो होती है। तो ये तो रेज्यूम आपको बनाना है। इस रेज्यूम में आपको कोई भी फालतू बात नहीं लिखनी है, कोई ऐसी बात नहीं लिखनी है जो कि जिसमें आपको बिल्कुल भी नॉलेज ना हो, या आपने ऐसे ही किसी का देख के बना लिया सीवी लिख दियो। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इंटरव्यू में आपके सीवी को देखकर वो आपसे कुछ ना कुछ उसमें से क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा, आपने ये लिखा है, तो चलो बताओ कि आपका ऑडिट में बहुत इंटरेस्ट है, क्यों लिखना, अभी हमारा टैक्सेशन में बहुत इंटरेस्ट है, कुछ नहीं लिखने की जरूरत है। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो वो जानबूझकर उन्हीं में से फिर क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो अभी कुछ ज्यादा नहीं लिखना सीवी में, ये ध्यान रखें। अब इंटरव्यू के लिए, भाई हमारे पास भी इंटरव्यू के लिए कई लोग आते हैं, फॉर्म्स में हम देखते हैं ऐसे उठ के जीन्स टी शर्ट में चले आते हैं, स्पोर्ट शूज पहन के आ गए, और कभी कभी शर्ट वर्ट भी पहन के आए थोड़ा, तो बिल्कुल रंग बिरंगे चितकबरे शर्ट, डिजाइन विजाइन वाले, दिल विल बना के, तीर वीर लगा के। ऐसा नहीं, आपका ड्रेसअप प्रोफेशनल होना चाहिए, और मैं प्रोफेशनल ड्रेसअप में भी प्रेफर करूंगा कि व्हाइट शर्ट होना चाहिए। और गर्ल्स के लिए भी प्रोफेशनल जो ड्रेसअप है वो होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अब सबसे बड़ी बात, जो इंटरव्यू लेने वाला आपकी चेक करने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करेगा। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर जाओ। आपको ये मानना है कि आपको अगर कुछ नहीं आता है तो सामने वाले को भी कुछ नहीं आता है। और प्रैक्टिकली मैं आपको बता दूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं सामने वाले को कुछ नहीं आता होगा, लेकिन आप फिर भी करंटली अपडेटेड हो, अभी आपने ताजा ताजा पढ़ा हुआ है। जो इंटरव्यू लेने वाला है उन्होंने तो प्रैक्टिकली तो बहुत सारी चीजें देखी हुई है, पर जो एकेडमिक नॉलेज है वो बहुत कुछ, जितना ज्यादा सीनियर होंगे हो सकता है उनको उतना एकेडमिकली याद ना हो। तो आप बिल्कुल राजा बन के जाओ, आप अपने आप में कॉन्फिडेंट रखो। आपने अभी अभी ताजा ताजा इंटरमीडिएट की एग्जाम पास किए, आप बादशाह और शहनशाह बाहुबली हो आप, बिल्कुल। तो टेंशन नहीं लेने का, कॉन्फिडेंट रहने का। और मैंने तो मेरी लाइफ में एक बात और आपको मैं बता दूं कि यार, जो आंसर आपको आता हो ना या नहीं आता हो, आपको कॉन्फिडेंटली जवाब देना है। अगर आप सही हो तो कॉन्फिडेंटली हो, जीवन में गलत हो तो भी कॉन्फिडेंटली हो। तो आप तो कॉन्फिडेंस रखो,
आपका वहां पे बैठने का तरीका एक ऐसा होना चाहिए जो कि, क्योंकि कई ये इनिशियल, मैं आपको बता रहा हूँ भाई, बिग 4 में आर्टिकलशिप के लिए जाएंगे, किसी बड़ी कंपनी में आर्टिकलशिप के लिए जाएंगे, मीडियम साइज फर्म में आजकल इंटरव्यू सब जगह कंडक्ट होने लग गए हैं। और जब आप बड़ी फर्म्स में जाते हैं, बिग 4 में जाते हैं, तो वहां तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा देखी जाती है। तो आपका प्रोफेशनल ड्रेसअप होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, और पंक्चुअलिटी का ध्यान रखें। जिस टाइम पर अगर आपको बुलाया गया है तो आपको पंक्चुअलिटी का बिल्कुल उसमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सेल्फ इंट्रोडक्शन, वो आपको अच्छे से देना है। कई स्टूडेंट मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए। देखो भैया, अब क्या करें, इसको हम अपना दुर्भाग्य कहें या भाग्य कहें, अंग्रेजी तो आनी चाहिए। तो इंग्लिश में बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा इंपैक्ट आता है, तो हम सभी जानते हैं। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं, अगर मतलब इसके लिए हिम्मत चाहिए। हालांकि अगर आपको लगता है और आप में हिम्मत है तो आप वहां पर बोल सकते हैं। अगर आपको अंग्रेजी में प्रॉब्लम है तो आप में हिम्मत होनी चाहिए कि सर मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा, मैं हिंदी ही बोलूंगा। सामने वाले आपसे बोलेंगे भाई इंग्लिश नहीं आती, बोले सर समझ में भी आती है, बोल भी लेते हैं, पर अभी कॉन्फिडेंस है हिंदी में है तो हम हिंदी बोलेंगे। लेकिन फिर भी अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो इंग्लिश में आपको इंग्लिश पे कमांड होना चाहिए। और खास तौर पर जब हम किसी, मान लीजिए कोई बेंगलोर में आर्टिकलशिप के लिए साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं या कोई वेस्टर्न इंडिया की बात करें, हम मुंबई पुणे की बात करें, तो डेफिनेटली वहां पर तो बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल होगी इंग्लिश। बाकी हम नॉर्थ इंडिया, इधर सेंट्रल इंडिया में इंग्लिश प्लस हिंदी, हिंदी को ले सकते हैं। पर फिर भी मैं सभी से कहूंगा कि भाई इंग्लिश में सेल्फ इंट्रोडक्शन में क्या होता है, 4 बातें तो लिखनी, कोई अपने को कोई महात्मा, किसी में निबंध थोड़ी लिखना है, महात्मा गांधी का है काऊ पे, ऐसे थोड़ी लिखना है कुछ भी, है ना। अपने को तो अपने बारे में ही बताना है, तो वो याद करके भी जा सकते हैं। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं माय नेम इज दिस और उसके बाद हिंदी में चालू हो गए, ऐसा नहीं करने का। ये भारतीय लोगों की अच्छी आदत है कि एक लाइन तो अंग्रेजी में स्टार्ट ऐसा करते हैं और एकदम फिर हिंदी बोलने लग जाते हैं, ऐसा नहीं करने का, ठीक है ना। और उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा कि जिस भी कंपनी में आप आर्टिकलशिप के लिए जा रहे हैं, ठीक है, इंटरव्यू के लिए, तो उस कंपनी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेके जाइए। और वहां पे उसको सामने वाला हमेशा तारीफ सुनना चाहता है। आई हैव हर्ड अबाउट दिस कंपनी की, इस कंपनी में ऐसा ऐसा है और ऐसा है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मेरे को इस कंपनी में काम करने का मौका मिलेगा, तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल, ठीक है ना, आई विल वेरी लकी, फील वेरी लकी, इस टाइप से कुछ भी। तो एक कंपनी जिसमें आप जा रहे हो उसकी इंफॉर्मेशन भी आपके पास, बेसिक उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये इंटरव्यू के वक्त की बात हो गई। अब इंटरव्यू चालू होगा तो वहाँ क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे उस पर भी आ रहा हूँ मैं, वो बहुत मेन पार्ट है कि आपको वही प्रिपरेशन कैसे करनी है। और ड्यूरिंग इंटरव्यू क्या होना चाहिए, मैंने कह दिया कॉन्फिडेंट रखना, तो वो कॉन्फिडेंट शुरू में नहीं, आखिरी तक कॉन्फिडेंस बना हुआ होना चाहिए। कोई क्वेश्चन उन्होंने पूछा और आपको आंसर नहीं आता ना, तो गलत आंसर मत देना, मना कर देना, सर ये मुझे नहीं आता। बोले ये नहीं आता, बोले हाँ सर नहीं आता, सर पढ़ा था भूल गया। और नहीं पढ़ा तो बोला सर नहीं पढ़ा था, कॉन्फिडेंटली। और आता हो तो भी कॉन्फिडेंटली, और बिल्कुल काम रहना। कई लोग बड़े यस सर जी सर, इंडिया के हम सबकी आदत एक्चुअली क्या है, किसी हम हमेशा सामने वाले को बहुत बड़ा समझ लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, वो भी आप ही की तरह है, सामने वाला भी आप ही की तरह है। वो हो सकता है वो आपसे ज़्यादा बार फेल हुआ हो, या आप तो फिर भी फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हो सकता है 5 अटेम्प्ट में क्लियर हुआ हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन लेने, बिल्कुल काम रहो, आप सर्वश्रेष्ठ हो, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना ही पड़ेगा। आज नहीं रखोगे तो कल रखना पड़ेगा, और जब तक नहीं रखोगे तब तक जीवन में सक्सेस ही नहीं हो पाओगे। ये तो पहली सीढ़ी है, ठीक है। उसके बाद टू द पॉइंट आंसर देना, उसने आपसे जो पूछा उसी का आंसर देना, ठीक है, टू द पॉइंट, ज्यादा ऐसा नहीं कि कुछ तो भी बोले जा रहे हैं। और फिर कह रहा हूं यहां पर तो आप फिर भी हिंदी यूज कर सकते हैं, अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। इनिशियली आप बोल सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आंसर्स की बात आएगी तो आप अपनी मिक्स लैंग्वेज में समझा सकते हो उसे। उसके बाद आपको इंटरव्यू के दौरान जब भी आप कोई आंसर दो या जब भी वो कोई भी क्वेश्चन पूछे, तो आपको अपनी क्वालिफिकेशन को, तो यस आई हैव पास ये फाउंडेशन एग्जाम विद दिस नंबर्स, आई हैव पास दिस इंटरमीडिएट एग्जाम, मेरा इसमें एग्जामिशन था, जो भी है, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस भी जरूर बताओ। आप उनको ये भी बता सकते हो, वो बड़ा अच्छा इंपैक्ट डालेगी। आप अपनी वीकनेस बताओ कि सर मुझ में कमजोरी, बोले साहब क्या कमजोरी है, बोले सर अभी तक तो मेरे को, अभी तक मैं कई बार लेट हो जाता था, लेकिन अब ड्यू टू ऑफिस मैं इस वीकनेस को इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। मतलब इंटरव्यू लेने वाले को ये लगना चाहिए कि यार देखो इसने अपनी बुराई है, गलतियां भी अपनी इसने एक्सेप्ट कर ली, तो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी दिखना चाहिए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। और आपकी क्वालिफिकेशन को आप हाईलाइट करो, जो आपने पास किया, आपको कोई अवार्ड मिला तो आप बताइए कि हमें ये मिला हुआ है, कुछ भी, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा आपके और उनके बीच में कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंटली और पॉजिटिवली होगा, तो वो वहीं सिलेक्ट कर लेगा, क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं कई बार तो, क्योंकि उनको भी मालूम है अभी आपने करा क्या, इंटरमीडिएट तो क्लियर हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो आपको आया ही नहीं है। वो आपसे क्यों पूछेगा कि भाई बताओ मेरे यहाँ डेटर्स मैनेजमेंट कैसे करोगे, क्रेडिटर्स मैनेजमेंट कैसे करोगे, बताओ मुझे लोन लेना है तो मैं कैसे अप्रोच करूंगा, लोन की फॉर्मेलिटीज बताओ, नहीं। इनकम टैक्स असेसमेंट कैसे होगा, नोटिस कब इशू होते हैं, ऐसी कोई बातें ज्यादा नहीं होंगी आपके साथ,
ठीक है। तो बिल्कुल अब देखिए मेनली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं आपको बता दूं कि कई बार तो किस फर्म्स में मालूम आप क्यों आए हैं, बोले साहब इंटरव्यू देने आए हैं, आर्टिकल के लिए अप्लाई करने आए हैं, तो बोले चलो लिख के बताओ, क्योंकि आपने वहां लिखा मेरी राइटिंग स्किल्स अच्छी है, तो बोलेगा लिख के बताओ, एप्लीकेशन लिख दो। हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं लिख पाते, तो एप्लीकेशन लिखनी भी आनी चाहिए आपको, कि इमीडिएटली बोलते कि अच्छा चलो आपको ये एप्लीकेशन लिखनी, तो कैसे लिखोगे, फटाफट फटाफट आपको एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिमाग में होना चाहिए कि आप आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई करने के लिए क्या एप्लीकेशन देंगे। ये भी एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन मैंने कई फॉर्म्स में देखा, ठीक है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं मेजरली 3 सब्जेक्ट्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस इंटरव्यू में, अकाउंटिंग रिलेटेड, टैक्सेशन रिलेटेड, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों, और ऑडिट रिलेटेड, ठीक है। देखिए मैं फिर कह रहा हूं अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस वो पूछेंगे आपसे, वो बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कंसेप्ट, कन्वेंशन, एक्रूअल, गोइंग कंसर्न, मैचिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, ये जो बेसिक्स है बिल्कुल उसी से पूछने वाले हैं। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम और नंबर याद होने चाहिए, और उसमें दी हुई डेफिनेशंस और उसकी एप्लीकेबिलिटी आपको याद होनी चाहिए कि भाई फाइनेंस लीज क्या होता है, ऑपरेटिंग लीज क्या होता है, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन किसे कहते हैं, इन्वेंट्री की डेफिनेशन, इन्वेंट्री का मेजरमेंट कैसे होता है, रॉ मटेरियल का कैसे होता है, वर्क इन प्रोग्रेस का कैसे होता है, जो बेसिक एप्लीकेबिलिटी उसकी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, AS3 के बारे में, अमलगमेशन, मतलब जो भी है बेसिक्स आपसे पूछा जाएगा, कंटिजेंसीज क्या होती है, इवेंट टकरिंग, आप हालांकि इस पे तो नहीं जाएंगे। मेजर AS की बात करूं तो AS2, AS10 ये फेवरेट है। उसके अलावा AS19 सेगमेंट रिपोर्टिंग नहीं पूछते जनरली, रिलेटेड पार्टी नहीं। AS20 EPS के बारे में पूछ सकते हैं आपसे। तो ऐसे कुछ 4-5-6 AS ही जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ज़्यादा रिलेवेंट होते हैं। नंबर और नाम सबके पता होना चाहिए। बेसिक डेफिनेशन क्वालिफाइंग एसेट क्या होती है, तो जो हम बोरोइंग कॉस्ट में पढ़ते हैं AS16 में, तो जो डेफिनेशन पार्ट है उसका वो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली। उसमें फिर इफ बट नहीं करना है आपको, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितने तरह के होते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे रिलेवेंस है। फॉरेन एक्सचेंज के बारे में पूछा जा सकता है कि भाई होम करेंसी क्या होती है, फॉरेन करेंसी क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग डेट क्या होती है, मतलब इस तरीके से जो डेफिनेशन है, मॉनेटरी आइटम, नॉन मॉनेटरी आइटम्स, AS11 गवर्नमेंट ग्रांट, नॉमिनल वैल्यू पे, मतलब सारी इस तरह की जो बेसिक्स बातें हर स्टैंडर्ड की वही पूछेंगे, कोई बहुत इनडेप्थ नहीं पूछने वाले। और एक चीज में कई बार मैंने देखा कई फॉर्म्स में, MNCs में, बिग फोर्स में तो जनरली ये क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन फिर भी मैक्सिमम जगह पर, इवन बिग फोर के अलावा भी जो बड़ी फर्म्स हैं वहां पे आपको जर्नल एंट्रीज पूछते हैं, क्योंकि मैंने देखा कई स्टूडेंट जनरल एंट्रीज रट लेते हैं। तो आपको आना चाहिए हाउ टू मेक द एंट्री, और उनकी फेवरेट एंट्री भी बता देता हूं मैं आपको, TDS की एंट्री पूछते हैं। क्योंकि अगर आपने किसी को सैलरी पे की तो सैलरी अकाउंट डेबिट 1000 रुपए, टू कैश 900, टू TDS आपकी लाइबिलिटी है 100 रुपए, TDS टू बैंक, और किसी और ने आपका TDS काटा और आपको कुछ मिला है तो TDS आपकी असेट है। तो इस तरीके से वो TDS की एंट्री जरूर पूछते हैं। और भी कोई आपको ट्रांजेक्शन बना के दे देंगे तो आपको डेबिट क्रेडिट का रीजंस पता होने चाहिए। जिन स्टूडेंट्स ने एंट्रीज याद करने की आदत बना रखी, वो अगर नहीं बना पा रहे हैं तो वहां पे बहुत इमेज खराब होती है। आप सोचो जर्नल एंट्री नहीं बना पा रहे हैं, मतलब यार आप बोल रहे हो कि मैं जो है मतलब CA इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया मैंने, और आपको जर्नल एंट्री बनाने में दिक्कत आ जाए, तो आपको एंट्री बनाने पे कमांडिंग आपकी होनी चाहिए। बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है जो बचपन से पूछा जा रहा है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में तो क्या करेंगे, तो भैया ठीक है वो तो सीधे एसेट्स में ही लिखते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी उसका इफेक्ट ट्रेडिंग में आ चुका है, परचेस एडजस्टेड हो चुकी है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आप बहुत बेसिक्स में पढ़ते हैं, एक्रूअल कॉन्सेप्ट्स क्या होता है, गोइंग कंसर्न जैसे मैं बता रहा हूं, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। बिल्कुल यही बस इसी में से पूछने वाला जर्नल एंट्री, बस यहां तक। इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से बनते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो उसमें का जो आप अभी कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते थे उसमें जो शेड्यूल की रिक्वायरमेंट थी, कुछ स्पेसिफिक डिस्क्लोजर होते हैं, वो आप पढ़ के चले जाएं, ठीक है। अब मैं टैक्स की बात करूंगा, पहले डायरेक्ट टैक्स की बात करूंगा। PG सैलरी हाउस प्रॉपर्टी में से जनरली नहीं पूछा जाता है, बिल्कुल जनरली नहीं पूछा जाएगा आपसे। अब पूछने को तो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन एक जनरल बात बता रहा हूं मैं। PGBP की इनकम कैसे कंप्यूट करते हैं, उसका एक फॉर्मेट होता है, वो आपको मालूम होना चाहिए। डिसअलाउंसेस बड़े पता होना चाहिए, स्पेसिफाइड पर्सन वाला अनरीजनेबल पेमेंट डिसअलाउड है, वो 10,000 से ऊपर वाला कैश पेमेंट नहीं होना चाहिए। और 44A की टैक्स बुक्स ऑफ अकाउंट मालूम होना चाहिए। 44AB का टैक्स ऑडिट की कंडीशंस पता होनी चाहिए। और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 44AD AEF जो है वो बिल्कुल पता होना चाहिए, दिमाग में फिट कॉन्सेप्चुअली होना चाहिए वो। कैपिटल गेन का बिल्कुल बेसिक्स आना चाहिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कितने तरह के कब एप्लीकेबल होता है, ठीक है। इंडेक्सेशन विदाउट इंडेक्सेशन जो भी है। और गिफ्ट, अदर सोर्स में गिफ्ट और डिविडेंड के बारे में पूछ सकते हैं। टैक्स रेट पूछ लेंगे, स्लैब रेट कब है, फ्लैट रेट क्या, सबके बारे में टैक्स रेट पूरी रटी हुई होनी चाहिए आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिटर्न फाइलिंग आपको पता होनी चाहिए, और कौन से केस में रिटर्न का नंबर क्या है, फॉर्म नंबर क्या है,
फॉर्म 2A लगता है, 2D लगता है, 3 4 है, जो भी फॉर्म है, फॉर्म नंबर आपको ITR नंबर पता होने चाहिए। वो हम लोग कई बार छोड़ देते हैं, वो आपको पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है। वो ये नहीं पूछेंगे भाई, जो चीजें आप आर्टिकलशिप में बाद में पढ़ने वाले हो, प्रैक्टिकल, कोई आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे, बताओ ऐसा होगा तो क्या करोगे, बोला सर प्रैक्टिकल तो हमने आज तक ऐसा किया नहीं है, पर जो हमने पढ़ा है उस आधार पर बता रहे हैं, यही आंसर होना चाहिए। बोले बताओ कोई क्लाइंट आ जाएगा तो लोन कैसे दिलवाओगे, बोले सर आज तक तो दिलवाया नहीं है कि नहीं, हम कोई सीख के थोड़ी आए हैं, कोई अपने घर से सीख के थोड़ी आए हैं, ठीक है ना। तो अब करवाया नहीं, पर अगर किसी को लोन दिलवाना है तो फिर वो थोड़े से कंसेप्ट आपको FM वाले लगाने पड़ेंगे कि उसकी हम क्रेडिट एनालिसिस करेंगे और उसकी नेटवर्क देखेंगे, जो भी उसकी बैलेंस शीट देखेंगे, PNL देखेंगे, फाइनेंशियल रेशियो चेक करेंगे, उस हिसाब से बैंक के पास प्रपोजल लेके जाएंगे। इस तरीके जनरल एक्सपीरियंस पे देना शुरू कर देना, पर ज़्यादा ऊंची नीची मत दे देना, है कि नहीं, माहौल बिगड़ जाएगा वरना। और GST इनका फेवरेट है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपसे GST के बारे में पूछे तो आप बोलना साहब GST मेरी वीकनेस है, ये मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि GST में अगर उन्होंने पूछना शुरू कर दिया तो आप परेशान हो जाओगे, तो क्योंकि GST बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो GST के बेसिक्स आपको पते होने चाहिए, डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, और इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये कॉन्सेप्ट है। ITC क्या होती है, इसके थोड़े रूल्स जो हैं वो कौन सा किससे सेट ऑफ हो जाता है वो पता होना चाहिए। डेफिनेशन सारी पता होना चाहिए कि भाई E-वे बिल क्या होता है, सप्लाई क्या कब होती है, और सर्विस की डेफिनेशन, जो भी बेसिक डेफिनेशन, हर चैप्टर उठा लेना, डेफिनेशंस पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद ऑडिट का पेपर आप पास करें तो आपको ऑडिट में तो ये 5 चीजों में से कुछ पूछेगा, भाई ऑडिट एविडेंस क्या होते हैं, ऑडिट सैंपलिंग के बारे में पूछ सकते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, इंटरनल कंट्रोल जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट है वो, और ऑडिट रिपोर्ट के बारे में, ऑडिट रिपोर्ट जो है उसकी क्वालिफाइड रिपोर्ट क्या होती है, कब क्वालिफाई करते हैं, उस तरीके से ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो मैंने आपको देखिए बता दिया कि इंटरव्यू के पहले आपको क्या क्रिएट करना है, सबसे पहले उस रिज्यूम में क्या होना चाहिए, इंटरव्यू के जाते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है, और उसके बाद जब इंटरव्यू चालू हो जाएगा तो किस तरह की आपकी अप्रोच होनी चाहिए, और ये जो रेलेवेंट टॉपिक से क्वेश्चन से मैंने आपको बता दिया। अब इसके अलावा भी वो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो नहीं आया तो बोल देना सर नहीं आता, और कोई वो अगर आपको थोड़ा बोलेगा यही नहीं आता, बोले सर नहीं आता तो नहीं आता, पर सीख लेंगे, यहाँ सीखने ही तो आए हैं। बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर बिंदास जवाब देना, और घबराना नहीं, क्या होगा ज़्यादा नहीं रखेंगे तो दुनिया का उसूल है तू नहीं और सही, और नहीं और सही, ठीक है ना। इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई ना कोई मिल ही जाता है कि नहीं। और जो भी आप जिस भी जगह पे ज्वाइन करेंगे, आप में, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, आप में जज्बा होना चाहिए, आप में जुनून होना चाहिए सीखने का, अगर वो है तो आप सक्सेस हो जाओगे, टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।